स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PSC फॉर CBSE स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में, यानी कोशिका द्रव्य क्या होता है वो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है आपका क्लास 9th की साइंस का चैप्टर नंबर 5 का वीडियो है। ठीक है, ये चैप्टर के आगे का वीडियो है, तो इससे पहले के टॉपिक भी हम कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो उन टॉपिक्स के वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि है साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य के बारे में। ठीक है, हमने इससे पहले बात की थी न्यूक्लियस के बारे में और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस होता है और सेल मेम्ब्रेन होता है ये भी सेल का एक हिस्सा है। ठीक है, वैसे ही जैसे न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन एक हिस्सा है कोशिका का, सेल का, वैसे ही जो साइटोप्लाज्म है ये भी सेल का एक पार्ट है, ये भी सेल का एक हिस्सा है। ठीक है, कैसा हिस्सा है, कैसा पार्ट है, ये एक ऐसा पार्ट है जो सेल में लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, और किससे घिरा हुआ होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है अ लार्ज रीजन ऑफ cell which is surrounded by plasma membrane and found in liquid state is called cytoplasm। तो कोशिका का वो एक हिस्सा होता है जो काफ़ी बड़ा होता है, a large region of cell which is surrounded by plasma membrane। तो सेल का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा होता है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ होता है। और कौन सी स्टेट में होता है, वो लिक्विड स्टेट में होता है, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य में बहुत बड़ा क्षेत्र जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ होता है, किससे घिरा हुआ होता है, कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ होता है और तरल अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में यानी तरल अवस्था में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य कहलाता है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन से यानी कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ होता है और लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है, उसको हम कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई साइटोप्लाज्म के बारे में बात। ठीक है, फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है सेल ऑर्गेनल्स यानी कि कोशिका अंगक। तो ये जो आप 6 सेल ऑर्गेनल्स आप देख रहे हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है, बारी बारी से इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 6 ऑर्गेनल्स है, जब हम इन 6 ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ लेंगे, 6 कोशिका अंगक के बारे में पढ़ लेंगे, तो हमारा चैप्टर क्या होगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतर्द्रव्यी जालिका, इसको ER भी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगला है गोल्जी अपैरेटस यानी कि गोल्जी उपकरण, फिर उसके बाद आगे है लाइसोसोम, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और वैक्यूल्स यानी कि रसधानियाँ। जब हम रसधानियाँ यानी कि वैक्यूल्स के बारे में पढ़ लेंगे तो हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, लास्ट यानी कि खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो वैक्यूल्स है वो लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का। ठीक, तो ये जो ये जो आप सेल ऑर्गेनल्स देख रहे हैं, ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स सेल के अंदर ही पाए जाते हैं। सब क्या है, ये सब सेल का पार्ट है, क्या है, एक सेल का एक हिस्सा है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतर्द्रव्यी जालिका के बारे में। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपैरेटस के बारे में पढ़ेंगे, 2 सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे। पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगला है गोल्जी अपैरेटस यानी कि गोल्जी उपकरण। अंतर्द्रव्यी जालिका और गोल्जी उपकरण, इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम अपना शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतर्द्रव्यी जालिका क्या होती है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम ER से रिप्रेजेंट करते हैं, इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर क्या होता है, कई सारी ट्यूब्स जो है वो इकट्ठी रहती है। ठीक है, जिन पर मेम्ब्रेन चढ़ी हुई होती है, उनका एक काफ़ी बड़ा नेटवर्क होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। अंतर्द्रव्य जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा शीट का एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। तो काफ़ी सारी झिल्लियाँ एक साथ जुड़ी हुई होती है, जिन पर काफ़ी सारी नलिकाएं, काफ़ी सारी ट्यूब्स एक साथ जुड़ी हुई होती है, जिन पर झिल्ली चढ़ी हुई होती है, उनका एक बहुत बड़ा तंत्र होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अंतर्द्रव्यी जालिका उनको हम कहते हैं। तो और अगर हम इसको देखें तो कैसा दिखता है, ये लंबे ट्यूब्यूल्स की तरह दिखता है या फिर ओब्लोंग बैग्स की तरह दिखता है। या तो ये लंबे या गोल बैग की तरह दिखता है, लंबे और गोल ट्यूब्यूल यानी नलिकाओं की तरह दिखता है, या फिर आयताकार बैग की तरह दिखता है, आयताकार थैली की तरह दिखता है। ठीक है, इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ओब्लोंग बैग्स, यानी कि कैसे दिखता है, ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स या फिर ओब्लोंग बैग्स की तरह दिखता है। ठीक है, इसकी यह लंबी नलिका या गोल या आयताकार थैली की तरह दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, आयताकार थैली की तरह ये दिखाई देता है। ठीक है, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये 2 तरह का होता है। ये
यहाँ से आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतर्द्रव्य जालिका 2 प्रकार की होती है, पहली है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम RER से दिखाते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम SER से दिखाते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका 2 तरह की होती है, पहली होती है खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और दूसरी होती है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका के बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो जब हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो कैसी दिखती है, रफ दिखती है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप। जब हम इसको एक माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कैसा दिखता है, ये रफ दिखता है, ठीक है। ये सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरे दिखाई देते हैं और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इन पर राइबोसोम लगे हुए होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम आर अटैच्ड टू इट्स सरफेस। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सरफेस होता है उस पर क्या लगे हुए होते हैं, राइबोसोम लगे हुए होते हैं। और राइबोसोम क्या करते हैं, ये राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करते हैं जिसकी सेल को ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका होती है उसको सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई देती है वो, ठीक है। और जो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका है उसकी सतह पर क्या लगे हुए होते हैं, राइबोसोम लगे हुए होते हैं। और ये राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन के बनने में सहायता करते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स इन प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग। तो जो ये राइबोसोम होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, प्रोटीन संश्लेषित करते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि जो सेल है, सेल के अंदर जो प्रोटीन बनता है, कहाँ पर बनता है, सेल के अंदर प्रोटीन बनता है RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनता है। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका के अंदर प्रोटीन बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनते हैं फैट और लिपिड के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसके अंदर बन रहा था प्रोटीन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बन रहा था प्रोटीन, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनते हैं फैट और लिपिड के मॉलिक्यूल, ठीक है। SER हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट और लिपिड मॉलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट फॉर द सेल फंक्शन, जो कि सेल के काम करने के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो SER में वसा और लिपिड के अणु बनते हैं। क्या बनते हैं, वसा और लिपिड के अणु, वसा और लिपिड के अणु बनते हैं SER यानी चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में, ठीक है। तो जो अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर अंतर्द्रव्य जालिका के अंदर जो प्रोटीन और लिपिड बन रहा है ये कहाँ पर काम आता है, ये काम आता है सेल मेम्ब्रेन के बनने में, ठीक है। याद कीजिए जब हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था तो सेल मेम्ब्रेन में एक बात लिखी हुई थी कि ये किसके बने हुए होते हैं, लिपिड के बने हुए होते हैं। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है, लिपिड की। जो कोशिका झिल्ली होती है वो लिपिड की बनी हुई होती है, ठीक है। और लिपिड कहाँ पर बन रहे हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि SER में लिपिड बन रहे हैं। तो अब ये जो लिपिड इसके अंदर बना है इससे क्या बनेगा, इससे कोशिका झिल्ली बनेगी। क्या बनेगी, कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन की मैन्युफैक्चर इससे होगी। ये यहाँ पर लिखा हुआ है सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प्स इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। तो जो लिपिड होता है वो क्या बनाता है, सेल मेम्ब्रेन बनाता है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को, यहाँ पर लिख लेना कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली को बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली को बनाने में मदद करते हैं। और ये कोशिका झिल्ली का बनना क्या कहलाता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहलाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। कोशिका झिल्ली का बनना, मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन का बनना क्या कहलाता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहलाता है। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं, ठीक है। तो जिस प्रक्रिया से कोशिका झिल्ली बनती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं झिल्ली जीवात जनन। क्या कहते हैं, झिल्ली जीवात जनन यानी कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है साइटोप्लाज्म के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। 2 तरह के होते हैं, पहला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अभी हमने इनके बारे में पढ़ा है, अब इनका फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि इनका क्या काम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है वो अब हम आगे पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं फंक्शंस के बारे में, कार्य के बारे में। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी हमने पढ़ा था उसके काम क्या है, वो क्या काम करता है कोशिका के अंदर, सेल के अंदर वो क्या काम करता है वो अब हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन है इसका कि ये क्या करता है, ये मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है। क्या करता है, ये मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, स्पेशली प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करता है। प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ये कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक के बीच पदार्थों का परिवहन करता है।
स्पेशली प्रोटीन यानी कि मुख्यतः प्रोटीन का क्या करता है, ये परिवहन करता है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा काम है इट प्रोवाइड्स स्पेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो जितनी भी रिएक्शन होती हैं कोशिका के अंदर, सेल के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं, वो उन सारी रिएक्शंस के होने के लिए स्पेस प्रोवाइड कराता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो यह कोशिका की जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए सतह प्रदान करती है। अगला है SER प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जो हमने दो पढ़ा थे, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे वो दो होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो दूसरा वाला है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसी के बाद चल रही है कि ये क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, पॉइजन्स और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने में, उनका असर खत्म करने के अंदर। ठीक है, तो SER विष तथा दवा के निराविषीकरण, दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो विष या दवा का जो असर होता है उसको कम करने में क्या करते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगला सेल ऑर्गेनल आता है, अगला कोशिकांग आता है गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी उपकरण। तो जो सेल होती है, सेल के अंदर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। फिर उसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं गोल्जी अपैरेटस। तो जो गोल्जी अपैरेटस होता है ये बिल्कुल टच रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद ही क्या आता है, गोल्जी अपैरेटस आता है। तो गोल्जी अपैरेटस को किसने खोजा था, कैमिलो गोल्जी ने खोजा था। ठीक है, तो गोल्जी अपैरेटस की डिस्कवरी किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, गोल्जी अपैरेटस फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। तो गोल्जी उपकरण की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने की थी। ठीक है, गोल्जी अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टॉक कॉल्ड सिस्टर्न। क्या कह रहे हैं कि जो गोल्जी अपैरेटस होता है वो कई सारे मेम्ब्रेन्स का जो है, कई सारे वेसिकल्स का क्या होता है, वो सिस्टम होता है, उन सब से बना हुआ होता है मिलकर के। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्न बोलते हैं। ठीक है, तो गोल्जी अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। तो इसके अंदर क्या होती है, कई सारी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होती हैं जो किस तरीके से अरेंज होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्न बोलते हैं। ठीक है, तो गोल्जी अपैरेटस झिल्ली युक्त पुटिकाओं का एक तंत्र होता है। क्या होता है, एक सिस्टम है, एक तंत्र है किसका, झिल्ली युक्त पुटिकाओं का, जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ही पैरेलल रहती हैं। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, कुंडिका कहते हैं, यानी कि सिस्टर्न कुंडिका इनको हम कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगला कि दीज मेम्ब्रेन्स ऑफन हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि किससे जुड़ी हुई होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी हुई होती हैं। तो इन झिल्लियों का संपर्क, किन झिल्लियों का संपर्क, गोल्जी अपैरेटस की झिल्लियों का संपर्क ER यानी कि अंतर्द्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे है इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, गोल्जी अपैरेटस का फंक्शन क्या है। ठीक है, हम सब में सेम पढ़ेंगे, सारे सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ पर होते हैं और फिर उसके बाद उनका क्या काम होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम पढ़ेंगे। तो अभी हमने गोल्जी अपैरेटस के बारे में पढ़ा है, क्या होता है, सेल में कहाँ पर होता है। अब इसका काम पढ़ते हैं कि इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो गोल्जी द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू गोल्जी अपैरेटस। क्या कह रहे हैं कि जो मटेरियल बना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वो पैक होता है और डिस्पैच होता है गोल्जी अपैरेटस के अंदर। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द ER। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो भी मटेरियल बनता है, जो भी पदार्थ बनता है, उसको पैक किया जाता है और डिस्पैच किया जाता है, पैकेज्ड एंड डिस्पैच टू वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू गोल्जी अपैरेटस। तो क्या किया जाता है, इनको पैक किया जाता है और इनको क्या किया जाता है, डिस्पैच कर दिया जाता है सेल के अलग अलग हिस्सों से, सेल के अलग अलग हिस्सों पर इनको जो है भेज दिया जाता है। किसकी मदद से भेज दिया जाता है, गोल्जी अपैरेटस की मदद से भेज दिया जाता है। तो जो भी पदार्थ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनता है, यानी कि अंतर्द्रव्य जालिका के अंदर बनता है, वो पहले पैक होता है, वो डिस्पैच होता है, फिर उसके बाद कहाँ जाता है वो, उसके बाद गोल्जी अपैरेटस जो है उसको सेल के अलग अलग हिस्सों में भेज देते हैं। ठीक है,
ER में संश्लेषित यानी कि अंतर्द्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं। कहाँ पर पैक किए जाते हैं? गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। और उन्हें गोल्जी उपकरण से ही कोशिका के बाहर या फिर कोशिका के अंदर भेज दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला फंक्शन है इट स्टोर्स एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वैक्यूल्स। ये क्या करते हैं? ये पैकेट्स को स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। ये पदार्थों का संचयन तथा रूपांतरित करते हैं। पहले तो उनको स्टोर करके रखते हैं। स्टोर कहाँ पर करते हैं? वैक्यूल्स के अंदर, रस धानियों के अंदर इनको स्टोर करते हैं। और क्या करते हैं? इनको रूपांतरित कर देते हैं, इनका एक ट्रांसफर कर देते हैं एक तरीके से दूसरी जगहों पर। ठीक है, फिर उसके बाद दे कन्वर्ट सिंपल शुगर इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर, यानी कि ये जो सिंपल शुगर होती है उसको कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जो सामान्य शर्करा होती है उसको जटिल शर्करा में बना देते हैं। ये सामान्य शर्करा को जटिल शर्करा बना देते हैं। कौन बना देते हैं? गोल्जी अपैरेटस यानी कि गोल्जी उपकरण उसको बना देते हैं। ठीक है, अगला है गोल्जी अपैरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, यानी कि जो लाइसोसोम बनता है वो किसकी वजह से बनता है? गोल्जी अपैरेटस की वजह से बनता है। ठीक है, तो अगर सेल के अंदर लाइसोसोम नहीं, गोल्जी अपैरेटस नहीं होगा, गोल्जी उपकरण नहीं होगा, तो क्या होगा? लाइसोसोम ही नहीं बनेंगे। और लाइसोसोम नहीं बनेंगे तो क्या नुकसान हो सकता है? ये हम इससे अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जब हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइसोसोम किसकी वजह से बनता है? गोल्जी अपैरेटस की वजह से बनता है। गोल्जी अपैरेटस कहाँ पर होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? पैकेट्स को स्टोर करता है, उनका ट्रांसफर करता है सेल और न्यूक्लियस के बीच में, मेनली प्रोटीन का ट्रांसफर करता है। ठीक है, दो तरह के होते हैं, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ, एक होता है खुरदरी, एक होती है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। फिर गोल्जी अपैरेटस के बारे में देखा कि गोल्जी अपैरेटस को किसने डिस्कवर किया था? कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। ठीक है, फिर उसके बाद इसके फंक्शंस पढ़े थे कि जो भी चीज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनती है वो ट्रांसफ़र होती है, उसको अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है, अलग अलग पार्ट्स में भेजा जाता है सेल के। वो कौन भेजता है? आपका गोल्जी अपैरेटस यानी कि गोल्जी उपकरण उसको भेजता है। ठीक है, अगला काम है स्टोर भी करते हैं प्रोडक्ट्स को। ठीक है, स्टोर कहाँ पर करते हैं? वैक्यूल्स के अंदर स्टोर करते हैं। फिर ये सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। और क्या है कि ये लाइसोसोम के बनने में भी मदद करते हैं। तो वो गोल्जी अपैरेटस की वजह से क्या होता है? लाइसोसोम बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ हम इतना ही रखते हैं। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।